जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि हम idioms और phrases का एक और सेशन आपके लिए लेकर आएंगे सिमिलर टू द प्रीवियस वन। पहले हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिए थे। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि हमें कैसे एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचना है। इस बार भी हम उसी तरीके से कुछ नए idioms करेंगे अगेन फ्रॉम पास्ट ईयर्स। देखिए, अगर आप इतने भी इंपॉर्टेंट idioms पढ़ लेते हैं और अगेन एंड अगेन इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, सो यू विल गेट, आपको समझ आ जाएगा कि क्या तरीका है बेसिकली idioms एंड phrases को करने का। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट idiom। ऑलराइट, लाइफ इन द रॉ। नाउ इफ यू सी, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स idiom को, तो रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ का मतलब होता है जैसे एनीथिंग विच इज रॉ मीन्स कच्ची, ठीक है, जो चीज अभी पकी नहीं है। तो लाइफ इन द रॉ का क्या मतलब होगा? लाइफ जो बिल्कुल नेचुरल है, मॉडिफाइड नहीं है, अर्बनाइज नहीं है, राइट, अभी इक्विप नहीं है, तो बिल्कुल जो एक नेचुरल लाइफ होगी। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? लाइफ इन इट्स नेचुरल एम्बेलिश्ड स्टेट एट इट्स इजीएस्ट, ऑब्वियसली नॉट कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट की तो बात ही नहीं हुई है, और डेयर डेविल्स लाइफ की भी बात नहीं हो रही है। तो यस, ए इज द राइट आंसर, लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इजीली हमें ईडियम को ब्रेक करके उसके हमने सिर्फ एक वर्ड को पकड़ा है और उस एक शब्द को पकड़ा और हमें सीधा सीधा हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट ईडियम, अब पेपर टाइगर। अगेन आप इसमें अगेन वर्ड्स की मीनिंग को खोजिए। पेपर कागज और टाइगर, कहाँ टाइगर है और कहाँ पेपर है, राइट? सो देयर इज नो कंपैरिजन। तो पेपर टाइगर क्या होगा? ऑब्वियसली अ पेपर देखने में आपको लग रहा है कि yes it's quite powerful but maybe it is not. So look at the options. A patron of thing that appears threatening but is ineffectual. To threaten someone but do not do harm. Environmental protection. Paper works का कोई मतलब नहीं है, तो C को कैंसिल कर दें। To speak people in a roaring voice. Lion से इसका कोई मतलब नहीं है, टाइगर से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटाते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे। यस, अब पेपर टाइगर का मतलब होता है आपने कागज का एक टाइगर बना देंगे, तो वो देखने में आपको एक सेकंड के लिए बच्चा होगा छोटा, वो डर जाएगा, बट क्या वो डरावना होगा? नहीं होगा। सो यस स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ए, अ पेट्रन ऑफ थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इट इज नॉट। सो सी अगेन आई हैव एक्सप्लेन यू कैसे हमने शब्दों का मतलब निकाल के ईडियम का मीनिंग निकाल दिया। नेक्स्ट इज टर्न कोट। टर्न मतलब पलटना, तो बेसिकली दल बदली। टर्न कोट पर्सन होता है जिसपे हम विश्वास नहीं रख सकते, जो अपनी बात से पलट जाता है, टर्न कोट। सो द करेक्ट आंसर, समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू जॉइन अनदर, या अ ट्रूली डिसऑनेस्ट। देखिए, एक्सपर्ट एट ऑल्टरिंग तो नहीं होगा, कोट्स, ये कोई टेलर नहीं है, ठीक है। गोइंग राउंड एंड राउंड इन कोर्ट ऑफ लॉ, नो। तो या तो बी या सी में से आपको आंसर हमें बताना है। या तो करेक्ट आंसर होगा समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को छोड़ के दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, या फिर जो बेसिकली बेईमान है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाए वो बेईमान ही होएगा। बट क्योंकि यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया गया है, समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर, so that is the correct answer. So yes, you will go for option number B, because turn coat उसी को कहते हैं जो एक को छोड़ के दूसरे का साथ देता है। नेक्स्ट इज बी इन एक्लिप्स। जैसे ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स होते हैं, कभी कभी आते हैं, रोजाना तो नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो इनमें अ पार्ट ऑफ द हेवनली बॉडी वो छुप जाता है, राइट? सो बी इन एक्लिप्स का मतलब फीलिंग हैप्पी नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं। अब आते हैं बीइंग डिफीटेड या लेस सक्सेसफुल। यस, कम दिखना, उस चीज का, उस हेवनली बॉडी का इफेक्ट बेसिकली कम होता है एक्लिप्स में। तो करेक्ट आंसर इज ए, लेस सक्सेसफुल। द नेक्स्ट इज बिग टिकट। पढ़ के ही पता चल रहा है आप बिग टिकट, यू वन अ बिग टिकट मींस यू वन समथिंग विच इज ह्यूज, विच इज आप कह सकते हैं वास्ट, सो समथिंग विच इज वेरी costly. So correct answer is B, very costly. Next is bolt from the blue. Bolt होता है जैसे झटका लगना, करंट। तो bolt from the blue हो सकता है जैसे कोई चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और अचानक से हो जाए। An event or piece of news which is unexpected, desirable event on news, an event which takes place as planned, news which has been expected but arrives late.
सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जब अचानक से, अब झटका है बता के तो नहीं लगेगा, या इलेक्ट्रिक करंट आपको बता के तो नहीं लगेगा ना, अचानक से लग जाएगा. सो एन इवेंट और अ पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड. देन द नेक्स्ट इज स्पिफ अप. स्पिफ अप का मतलब होता है अच्छे से ड्रेसअप होना, टू लुक बेसिकली स्टाइलिश. सो टू मेक वन सेल्फ लुक नीट. अनटाइडी नहीं होगा, एरोगेंट या टू अपीयर ऑन द स्टेज एज अ बैबून, इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका. स्पिफ अप का मतलब होता है टू लुक नीट. द नेक्स्ट इडियम इज वाइंड डाउन. वाइंड अप, जैसे बोलते हैं ना, नाउ वाइंड अप योर वर्क. इट्स नॉट विंड, ये हवा नहीं है, इट इज वाइंड. तो वाइंड अप योर वर्क मतलब अब काम को समेटो, इट्स टाइम टू गो होम, मतलब जो भी काम है उसको समेटो. वाइंड अप योर क्लोथ्स, अब क्लोथ्स फैले हुए हैं तो उनको सबको समेटो, एक जगह रखो, पाइल अप करो, दैट इज वाइंड. तो वाइंड डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी. ओके, इट्स टाइम टू फिनिश द वर्क, सो वाइंड डाउन मतलब काम को खत्म करो, लेट्स end it now, finish it. So to relax after a period of time. The next idiom is get the jitters. Jitters होता है बेसिकली जब हमें क्यूरियोसिटी होती है किसी काम को कि यस क्या होगा, आपका कल रिजल्ट आने वाला है स्कूल का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. सो यू आर क्वाइट एंशियस एंड क्यूरियस कि यस क्या होगा, राइट? दैट इज बेसिकली जिटर्स. सो गेट द जिटर्स का मतलब है फीलिंग एंशियस, जब हम बहुत क्यूरियस और एंशियस होते हैं किसी चीज को लेकर. Next is French leave. Okay, this is interesting one, students. French leave. Leave सबको पता है, छुट्टी लेना सब लेते हैं, ऑफिस से लेते हैं, स्कूल से लेते हैं बच्चे. तो French leave का मतलब होता है absent from work without asking for permission in French. No, इसका देखिए French language से कोई मतलब नहीं है, तो उसी से हमें आइडिया हो रहा है कि आप A ऑप्शन को क्रॉस आउट कर दीजिए. Asking for permission before leaving work, work for permission to get leave, and absent from work without asking for permission. So you tell me इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? Yes, students, French leave का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, absent from work without asking for permission. जब आप बिना इजाजत लेके absent हो जाते हैं, that is basically absent from work without asking for permission. Next, कट द कॉर्ड. अब देखिए ये जो शब्द है यहाँ पे कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है? तार. आपके मोबाइल के चार्जर में कॉर्ड होती है, फोन में कॉर्ड होती है, जो लैंडलाइंस होते हैं, राइट? तो कॉर्ड होती है तार. तो तार क्या करती है? कनेक्ट करती है. अगर आपने तार को ही काट दिया तो आपका बेसिकली कनेक्शन कट गया है, राइट? आपका एक कनेक्शन, एक डिपेंडेंसी किसी पे है, वो हट गई है. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं. टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, to stop needing someone else to look after you and start acting independently, to be safe on your own, to be a married person. अब अगर हम फोन में से कॉर्ड को काट भी देते हैं तो भी तो कॉर्डलेस फोन होते हैं, वायरलेस होते हैं, तो हर जगह हमें कॉर्ड या वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी बी, to stop needing someone else to support you and start acting independently. The next one is cupboard love. Cupboard love का मतलब होता है when we do something for someone because we know that we are going to get it in return. जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमें पता है हमें बदले में कुछ मिलना है, that is basically cupboard love. Sorry, loving someone to get something, loving the cupboards, no, not at all. Innocent love, no. Loving to be free of all conditions, no. Correct answer is loving someone to get something from the person. अब आप देखिए cupboard, अलमारी कि बेसिकली जैसे दो दरवाजे हैं, सिंगल डोर, राइट? तो एट अ टाइम या तो दोनों बंद होंगे, दोनों खुल भी सकते हैं, एक खुला रह सकता है, एक बंद रह सकता है, बट दोनों क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट है ना. बंद होंगे तो आपको दोनों को ही बंद करना पड़ेगा. तो बेसिकली कबर्ड लव हो गया जब हम एक साइड से कुछ कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट वी आर गोइंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द अदर एंड. नेक्स्ट इज अराउंड द कॉर्नर. Around the corner होता है when something is likely to happen soon. If I say this exams are around the corner or Christmas is around the corner, मतलब Christmas आने वाला है. So around the corner का मतलब होता है कि जब हमें पता है कि कोई भी फेस्टिवल है, कुछ भी अच्छा दिन है, and it's just nearby, occasion है, merry day है, it's just nearby, तो हम कह सकते हैं around the corner. A thing which is at the end, no. Corner से, किनारे से, कोने से इसका कोई मतलब नहीं है. Event or thing which is going to happen
soon. Again C ऑप्शन को भी क्रॉस करेंगे क्योंकि कॉर्नर से है, एंड डी ऑप्शन an event that happens in the corner of powerful place. Again this is also wrong. इसको भी आप क्रॉस आउट करेंगे. So an event or thing which is going to happen soon. देखिए बाकी ये एलिमिनेशन मेथड से सिंपली इसलिए हो रहा था क्योंकि बाकी तीनों में कॉर्नर्स से लिंक दिया हुआ है. तो जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, इडियम्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलता है, आई मीन एक्चुअली वो डायरेक्ट वर्ड से रिलेट नहीं होता. द नेक्स्ट इज विद हेवी हार्ट. अगर आपके दिल पे कोई बोझ रख दिया जाए, सो विल यू बी कंफर्टेबल? नो. सो विद हेवी हार्ट का मतलब होता है जब बहुत दुख से आपको कोई बात बताना पड़ रहा है या कोई बुरी खबर है, जैसे खेद है, यू नो, डिमाइस ऑफ समवन और अ वेरी वेरी सैड न्यूज, तब हम कहते हैं विद हेवी हार्ट, मतलब बहुत दुख से बताना पड़ रहा है. सो लुक एट द ऑप्शंस. हेवी वेट कोई मतलब नहीं है. जॉय से ऑब्वियसली इसका कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा है. अगर आप इसको कैसे भी इमेजिन कर ले, हेवी हार्ट, इसका इसका कोई भी हैप्पी मीनिंग नहीं निकल रहा है. सेंस ऑफ शेम नहीं, पेन एंड रिग्रेट. सो डी इज द राइट आंसर. बहुत दुख से आपको बताना पड़ रहा है. द नेक्स्ट इज लिली लिवर्ड. ओके, लिली लिवर्ड होता है बेसिकली, वी हैव 4 ऑप्शंस, ब्रेव, नॉट ब्रेव, कॉमिकल एंड आउटरेजियस. ओके, कॉमिकल होता है जैसे हिलेरियस. तो लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? आई टेल यू. लिली लिवर्ड इज एक्चुअली ब्रेव एंड courageous. लिली लिवर्ड का मतलब होता है someone who is brave and courageous. तो यहाँ पर आप जरूर कंफ्यूज हो सकते थे बिकॉज मे बी यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसका मीनिंग हम कैसे निकाले. लिली इज अ फ्लावर एंड लिवर्ड, राइट, लिवर, सो मे बी अ बॉडी पार्ट, लिवर, लिवर्ड. सो बेसिकली आप थोड़ा सा इसमें आइडिया ये लगा सकते हैं, अगर कुछ इस तरीके के ईडियम्स आ गए, एक तो आपका वही रिविजन चलता रहना चाहिए, लर्निंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बाकी अगर आप देखेंगे तो चारों ही में ब्रेव, आउटरेजियस, कॉमिकल, नॉट ब्रेव, थोड़े डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ओके, लाइक एलिमिनेशन मेथड इनमें वर्क नहीं करेगा. तो इसलिए कुछ इडियम्स जरूर ऐसे होते हैं जहां पर आप ना तो कोई डायरेक्ट लिंक अप्लाई कर पाते हैं, ना ही उनको ट्रांसलेट कर पाते हैं, और ना ही उनमें हमारा एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है. सो दिस इज वन ऑफ दोस. दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप. द नेक्स्ट वन इज डॉग डेज. डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स? ऑब्वियसली नॉट. पहली बात तो इसको तो एलिमिनेट कर देंगे. अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे. देखिए इसमें भी यही प्रॉब्लम है, तीनों के अलग मतलब है. तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे लिंक करेंगे? हॉटेस्ट डे, कोल्डेस्ट डेज एंड बिटर डेज, राइट. तो अब कोल्डेस्ट भी हो सकता है कहने को, तो हॉटेस्ट भी हो सकता है और बिटर भी हो सकता है. सो आई टेल यू द मीनिंग. द डॉग डेज का मतलब होता है सी, द हॉटेस्ट डेज. ठीक है, डॉग डेज का मतलब होता है द हॉटेस्ट डेज. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज डॉग डेज, जब प्रीवियस टाइम में ऐसा कहा जाता था कि यू नो व्हेन डॉग्स आर आउट इट्स कंसिडर्ड टू बी लाइक रियली हॉट, तो उसी तरीके से बोलना शुरू कर दिया गया है कि डॉग डेज चल रहे हैं, मतलब द हॉटेस्ट डेज ऑफ द मंथ. द नेक्स्ट इज अ बनाना रिपब्लिक. अब बनाना रिपब्लिक, अगेन ये आप कह सकते हैं मिडिवल टाइम से ही डिराइव हुए हैं ये वाले idioms and phrases. A banana republic, a small or poor country with a weak government, a small or poor country which produces banana, no. A country which has been occupied by a big country, मतलब कोई रूल कर रहा है, या country without any government. A banana republic. Now I'll explain you the meaning. First of all, banana republic कहते किसको है? Banana republic उस country को कहा जाता है which is obviously poor, और जिसमें अपना कुछ प्रोडक्शन ही नहीं है. इवन वो स्मॉल थिंग्स, इट हैज टू इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और नियर बाय प्लेसेस. बेसिकली उसको कहा जाता है बनाना रिपब्लिक. ठीक है, जो बहुत पुअर कंट्री है और उसका अपना ना ही कोई सिस्टम है, उसको हर चीज के लिए किसी दूसरी कंट्री या नियर बाय स्टेट पे डिपेंड करना होता है. सो अब देखिए ऐसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो ए या डी. स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट या कंट्री विदाउट एनी गवर्नमेंट. बेसिकली बनाना रिपब्लिक वर्ड में मेन वर्ड जो आपको फोकस करना है पुअर कंट्री, नॉट गवर्नमेंट है नहीं है व्हाटएवर, पुअर कंट्री. तो उस हिसाब से ये वर्ड ए ऑप्शन में आया हुआ है. सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, अ स्मॉल और पुअर कंट्री. अगर इसमें विद अ वीक गवर्नमेंट नहीं भी दिया जाता तब भी आप इसी ऑप्शन के साथ जाते, अ पुअर कंट्री, ओके, विच कैन नॉट इवन अफोर्ड एनीथिंग विदाउट हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज. नेक्स्ट इज
द प्रॉस एंड कॉन्स। वेरी सिंपल, ये वर्ड बहुत स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, फ्रेज द प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस मतलब एडवांटेजेस, फायदे, कॉन्स मतलब नुकसान, डिसएडवांटेजेस। सो एवरीथिंग हैज प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब सब चीजों के फायदे और नुकसान होते हैं। द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ situation. So I think this need not be explained. It is quite a simple one. तो देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे। अभी हमने ऑलमोस्ट 18 इडियम्स कर लिया और 18 में से आई थिंक 3 को छोड़ के सारे ऐसे थे जो एलिमिनेशन मेथड या अगर हम इडियम में से एक शब्द को पिक कर ले तो हम कर पा रहे थे। यस, कुछ ऐसे थे जिनमें बिल्कुल ही कोई लिंक नहीं निकल पाता। देन द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड, अगर आंखें हरी हो जाएं, आंखें या तो नेचुरली ग्रीन होंगी, ऐसे हरी तो नहीं होती ना, जो नॉर्मली हिंदी में हम क्या कहते हैं, आंखें गुस्से से लाल हो गई, बट हम हरी नहीं कहते। अब ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इससे आपको पता चल रहा होगा, मॉन्स्टर जैसे राक्षस, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि ये इसका मीनिंग नेगेटिव है। अब आपको इतना आइडिया लग गया, ग्रीन आइड तो नॉर्मल लोगों की होगी नहीं, मॉन्स्टर की है तो नेगेटिव मीनिंग है। फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव ऑप्शन है। फीलिंग लकी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शंस बचे, देखिए इसमें थोड़ा अगेन एलिमिनेशन मेथड वर्क करा, इवन दो हमें मीनिंग नहीं बता। फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स। ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है वन हु फील्स जेलस, फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। सो करेक्ट आंसर इज bravo, feeling of being jealous. This is a good one. Okay, green eyed monster, I repeat again, it means when you are being jealous of someone. इसी से मिलता जुलता एक और होता है, I'll write that one also, green horn. Okay, green horn कहा जाता है बिगनर को, a novice, टायरो को कहा जाता है ग्रीन हॉर्न। इफ आई से ही इज अ ग्रीन हॉर्न मींस ही इज अ फ्रेशर, ही इज अ बिगनर। तो ये दोनों ध्यान रखिए, ग्रीन आइड होता है जेलस, ग्रीन हॉर्न होता है बिगनर। द नेक्स्ट वन इज कॉल इट अ डे। स्टूडेंट्स ये तो फेमस है और सबसे ज्यादा कॉमन है मेरी क्लास में। कितनी बार स्टूडेंट्स कहते हैं जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है क्लास का या वो थक जाते हैं पढ़ के कि मैम लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब फिलहाल एंड करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं इसको अभी तो फिलहाल यहाँ पर एंड करते हैं। तो मतलब टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है बट हम उस समय उस मोमेंट पे उस एक्शन को खत्म कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉल इट अ डे, कि मतलब अभी फिलहाल दिन खत्म करते हैं। सो एंड ऑफ द डे, नो। कंप्लीशन ऑफ वर्क, हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है बट हम उसको बंद कर रहे हैं उस टाइम पे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, स्टॉप डूइंग समथिंग, जब हम करना कुछ भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज अ मैच मेड इन हेवन। ये तो बहुत कॉमन है, जब लोगों की शादियां होती हैं तो यही कहा जाता है ना कि ये तो भगवान ने बनाई हुई जोड़ी है, तो वही है मैच मेड इन हेवन। ओके, so look at the options. A marriage that is solemnized formally, a marriage that is unsuccessful, a marriage that is likely to be happy and successful. So this was a simple one. Let's move to the next one, students. A culture vulture. Okay, कल्चर जैसे हमारा इंडियन कल्चर है तो कल्चर सबको पता है, वल्चर पता है सबको क्या है, एक एनिमल। सो कल्चर वल्चर, वल्चर हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। यस, एक्चुअली वल्चर को यहाँ पर्सन को रेफर करा गया है, तो समवन हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कल्चर सबको पता है, वल्चर यहाँ पे एक पर्सन को रेफर करा गया है, वन हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ हिज और हर ओन नेशन। नेक्स्ट, अ डेथ ब्लो। डेथ ब्लो नेगेटिव ही लग रहा है पढ़ने में, राइट? जब ऑलमोस्ट आप यू आर ऑलमोस्ट गॉन ओवर। So let us look at the options. To be nearly dead, to be deeply afraid, to be beaten to death, to be action which causes something to end or fail. Now students, I'll give you a minute here. You look at the options. अब आप मुझे बताइए elimination method, ये थोड़ा सा अपना logic apply करें, इसका meaning मुझे बताइए। All right. So have you thought of it? I'll repeat the actions. To be nearly dead, to be deeply afraid of death. ये तो नहीं लग रहा है। To beat someone to death, an action or event which causes something to end or fail. Yes, it means an action or event which causes something to end or fail. किसी वजह से जब हमारी कोई चीज ऑलमोस्ट खत्म पे हो या फेल पे हो,
that is a death blow. नेक्स्ट इज द ज्वेल इन द क्राउन. क्राउन क्या होता है? जैसे मुकुट, राजा महाराजा पहले रानियां पहना करती थी ना क्राउन. ज्वेल जैसे कोई रूबी लगा दिया, उसमें कोई प्रेशियस स्टोन लगा दिया, दैट इज अ ज्वेल, ऑर्नामेंट. तो अगर क्राउन में एक स्टोन लगा दिया जाए, सो इट्स प्रेशियस, इट्स एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द क्राउन. यही मतलब निकल रहा है. तो देखते हैं मीनिंग. समवन हु हैज मेनी स्किल्स, something that one wants, the most valuable thing in a group of things, the jewel in the crown. देखिए डी तो नहीं होगा बिकॉज इसका कहीं से भी मतलब किंग क्राउन से नहीं निकलता है. यस, द करेक्ट आंसर इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें हैं, क्राउन है, बट क्राउन में वो जो एक ज्वेल है, वो जो रूबी है, वो अलग ही दिखेगा, राइट? अगर क्राउन में कोहिनूर लगाओ तो वो कोहिनूर अलग ही चमकेगा ना. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो बहुत भीड़ में जब एक पर्सन अलग स्टैंड आउट करता है. नेक्स्ट इज टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज. पैराडाइज हो गई दुनिया, फूल सबको पता है बेवकूफ. सो टू बी इन अ फूल्स पैराडाइज होता है जब हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं. हमें यह पता भी है कि आसपास के लोग या चीजें हमारे को बेवकूफ बना रही हैं, बट वी आर स्टिल गोइंग ऑन और मूविंग ऑन इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. दैट इज टू बी अ फूल्स पैराडाइज. सो टू लिव अ लाइफ दैट इज डिसऑनेस्ट, टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट, to believe that things you want will happen, to enjoy yourself by spending. No, money से तो इसका कोई मतलब नहीं है. देखिए, तो डी ऑप्शन को हटाते हैं. to believe that things you want will happen, to live a life that is dishonest, or no, to be happy because you will not accept how bad the situation really is. अब आप मुझे बताइए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. मैंने दो ऑप्शंस आपके लिए एलिमिनेट कर दिए. बी करेक्ट आंसर है या सी करेक्ट आंसर है? टेल मी क्विकली. Okay, so have you got to the answer, students? Yes, to be happy because you will not accept, or to believe that things you want will happen. The correct answer is B, to be happy because you will not accept how bad a situation really is. आपको पता है कि दुनिया बेवकूफ बना रही है, बट आप बेवकूफ बने जा रहे हैं. So basically you are in a fool's paradise. The next is a rotten apple. Apple rotten मतलब सड़ा हुआ, जो एप्पल गल गया है, सड़ गया है, स्पॉइल हो गया है. तो देखते हैं इसके ऑप्शंस. To remove something which is rotten, no. Eliminate one bad person in a group. A loving and kind तो हो गई नहीं, rotten तो नेगेटिव है. Disorganized person with that, ओहो, ये तो सारे ही एलिमिनेट हो गए. अब आपने देखा कितनी आसानी से हमें आंसर मिल गया. ये तो सारे ही ए, सी और डी ये नेगेटिव ऑप्शंस थे, तो इनको तो हमने बहुत इजीली रिमूव कर दिया. सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट इज ही मेक्स डिसीजन ऑन द फ्लाई. फ्लाई मतलब उड़ना, मतलब फटाफट बना रहे हो डिसीजन, डिसीजन ले रहे हो. ऑन द फ्लाई मीन्स when you are very quick at taking decisions. So he decides quickly without any seriousness. He decides with all seriousness. No. He decides nonchalantly. No. He is unwilling to decide. No. इसमें भी स्टूडेंट सारे एलिमिनेट हो रहे हैं. हमने सिर्फ डिसीजन का मतलब पता है, फ्लाई वर्ड को पकड़ लिया है. फ्लाई मतलब उड़ना, मीन्स यू आर टू क्विक. और यू आर फ्लाई कब करेंगे? जब एक जगह से दूसरी जगह ही जाएंगे ना. सो यू आर इन अ हरी और यू मूविंग. सो टेक डिसीजंस ऑन द फ्लाई. ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस. बेसिकली डिसाइड्स क्विकली. इसी से हमें आइडिया मिल गया, चाहे हम आगे की लाइन को ना भी पढ़े, तो ए इज द राइट आंसर. तो ये भी सिंपल है, जैसे मैंने कहा एक शब्द को पकड़ लो बस. देन फॉलो सूट. फॉलो मतलब किसी चीज के पीछे रहना. अब इसके ऑप्शंस देखते हैं. फॉलोइंग समवन सूट, नो. सूटिंग टू समवन, नो. देखिए ये तो बिल्कुल ही ऐसे ऑप्शंस थे जो हमने राइट अवे इनको एलिमिनेट कर दिया. अब इतने आप मेरे साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो इतना तो अब आप समझ गए होंगे कौन से वो ऑप्शंस हैं जिनको हमें तुरंत एलिमिनेट करना है. डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन. डूइंग द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक. यस, डूइंग द सेम एज someone else has just done. Follow मतलब किसी के पीछे पीछे रहना. To be a follower, to doing the same thing as someone else has just done. Again simple. The next one is close shave. ये मैंने previous class में भी बताया था. हमने I think miraculous escape या hair breadth escape करा था, तब मैंने आपको close shave explain करा था. Close shave is the same only, बाल बाल बचना. So shaving very closely, no.
saving someone from danger, easy escape, miraculous escape. The correct answer is B. Miracle मतलब जादू, तो जब उम्मीद नहीं थी और आप बच गए तो miraculous escape, hair breadth escape, narrow escape, ये सब इसके synonyms ही हैं. Next is at the crossroads. Crossroads क्या होता है? जैसे crossroads, जब दो रोड बेसिकली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, जंक्शन पॉइंट. अब कहाँ मिल रही है ये दो रोड्स? ये वाले पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये हो गया क्रॉस रोड. तो क्रॉस रोड इज अ पॉइंट जहां पर बेसिकली जंक्शन पॉइंट है, जहां पे दो रोड्स मिल रही हैं. तो एट द क्रॉस रोड्स, तो या तो आप लाइफ में फंस गए हो दो चीजों के बीच में, वो दोनों ही इस वक्त आपके ऊपर है, क्या करूं, एंड देन यू आर एट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन लाइफ जहां आपको एक डिसीजन लेना है. सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डिसीजन, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जर्नी. जर्नी बी सी दोनों में जर्नी है, तो सीधा सीधा देखिए बाहर हो गए. तो एलिमिनेशन मेथड के बाद ए और डी ऑप्शन रहता है. बट अगर आप पढ़ेंगे ए और डी दोनों काफी सिमिलर हैं, और स्टूडेंट्स को ऐसे में कंफ्यूजन डेफिनेटली हो सकता है. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डिसीजन एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज और डिसीजन. आई विल टेल यू, आई विल हेल्प यू विद दैट. इसका करेक्ट आंसर ए है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डिसीजन. जब आपको एक डिसीजन लेना है और आप उसके बिल्कुल, आप कह सकते हो फाइनल उस पे हो कि क्या करें क्या ना करें बेसिकली. Okay, means your decision will, will follow on. Everybody will follow on. It's going to be the word. So basically, तो वो जो point होता है, decision का एक अहम point, वो होता है at the crossroads. Next is you snooze, you lose. Snooze क्या होता है? हम अपने फोन में रोज सुबह का अलार्म लगाते हैं. कितने लोग उठते हैं अलार्म के हिसाब से, पहले ये बताइए. आई थिंक हार्डली, कई बार मैं भी नहीं उठती हूँ. तो जब अलार्म बजता है हम उसको स्टॉप की जगह स्नूज कर देते हैं. उससे क्या होता है, वो 5 या 10 मिनट्स बाद फिर बजने लगता है, फिर हम स्नूज कर देते हैं, फिर वो रिपीट होने लगता है. दिस इज स्नूज. तो अगर ऐसे करते रहोगे तो 6 बजे उठना, तो पता चल रहा है 7 बजे उठ रहे हो, अलार्म को 10-10 मिनट आगे बढ़ाते जा रहे हो. तो अगर काम को डिले करोगे तो हारोगे. आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल. आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो देखते हैं. Don't take it lightly, don't be over enthusiastic, don't hesitate to take it, do it, या don't be pessimistic. आपके हिसाब से क्या है? अब आप मुझे बताएं इसका आंसर. Yes students, correct. Don't take anything lightly. अगर किसी भी चीज को हल्के में लिया, उसको समझा yes मैं कर लूंगा, so you may lose. The next one is I don't buy it. I don't buy. अब देखिए buy तो क्या होता है, पैसे से खरीदना, बट जैसे मैंने बताया इडियम का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता. तो I have no money तो हट गया. I summarizes I don't need it, I don't believe it. I don't buy it का मतलब मैं ये चीज नहीं खरीदूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है ना. अगर मुझे एक न्यू शू, पेयर और शू की जरूरत है, मैं तो ही खरीदूंगी. Why would I go and unnecessarily buy shoes? So I don't buy it का मतलब हुआ I don't believe it basically. I don't believe it. So sorry. अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें आई डोंट नीड इट से भी कंफ्यूज हो सकते थे. आई डोंट बाय इट, आई डोंट नीड इट, बट इट्स नॉट दैट. आई डोंट बाय इट का मतलब निकलता है आई डोंट बिलीव इट. नेक्स्ट इज माई 2 सेंट्स. माई 2 सेंट्स का मीनिंग है, आई विल एक्सप्लेन यू. मनी तो देखिए होगा नहीं, सेंट्स मनी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा. ओपिनियन, डिसीजन, एक्सप्लेनेशन. इसका करेक्ट आंसर बी है. My 2 cents का मतलब होगा my opinion. Next, out of the blue. Out of the blue का मतलब होता है unexpectedly, अचानक से. जैसे अभी हमने करा था ना bolt from the blue. Similarly, out of the blue. तो blue एक्चुअली आप कह सकते हो कलर रेफर या तो वाटर को करता है, या एनीथिंग विच इज लाइक अनएक्सपेक्टेड. सो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड. सो अगेन अ सिंपल वन. देन द नेक्स्ट वन, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. कितनी छोटी दुनिया है. कई बार होता है ना, हम किसी से मिलते हैं और स्कूल में हमारे साथ था, उसके बाद हम कहीं बाहर पढ़ने चले जाते हो, बहुत सालों से हम उस पर्सन से कॉन्टैक्ट में नहीं रहे हो, वही हमारा पुराना क्लासमेट हमें मिल जाता है, तो हम कहते हैं वाओ व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड इट इज. कभी सोचा भी नहीं था और कहाँ हम यहाँ आकर मिल गए हैं. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड. व्हाट अ कोइंसिडेंस. यस, द करेक्ट आंसर इज व्हाट अ कोइंसिडेंस. The next one, down the road. सड़क है, you're going down मतलब आप आगे की तरफ चल रहे हो. तो क्या मीनिंग निकलता है? इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, प्रेजेंट या नो पर्टिकुलर टाइम. यस, जब आगे की तरफ चल रहे हो मतलब फ्यूचर की तरफ जा रहे हो आप. तो करेक्ट आंसर इज इन फ्यूचर. डाउन द रोड का मतलब होता है इन फ्यूचर. तो कहते हैं ना डाउन द लेन यू विल रियलाइज, तो वही हो गया डाउन द रोड. नेक्स्ट इज रेजिंग आईब्रोज.
When we hear something, कोई कमेंट, कोई रिमार्क, तो आपने देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में खास करके वो एक आईब्रो लिफ्ट अप हो जाती है. वो क्यों होता है? बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड एट समथिंग. तभी हमारी जनरली आईब्रोज लिफ्ट अप होती है. आप करके देखो, ऐसे नहीं होती हैं जब तक हम किसी रिएक्शन पे हम सरप्राइज या शॉक नहीं होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज टू शो सरप्राइज. नेक्स्ट इज स्टेप अप द प्लेट. प्लेट रखी है, उसके ऊपर चढ़ना है, तो क्या करना है? कोई काम लेना है ना. बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. लाइक इट्स टाइम टू स्टेप अप द प्लेट मीन्स इट्स टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी तक तो वो प्लेट आपके आगे ही रखी जा रही थी, अब टाइम है आप उस पर आ जाओ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो. सो टेक कंट्रोल, टेक अ जॉब, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक एन अपॉर्चुनिटी. ये अगेन कंफ्यूजिंग हो सकता था क्योंकि चारों कहीं ना कहीं सिमिलर ऑप्शंस हैं. सो प्लीज लर्न दिस वन. स्टेप अप द प्लेट का मतलब टेक कंट्रोल नहीं होगा, इट इज टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज द होली ग्रेल. दिस इज अ गुड वन. होली ग्रेल, बेसिकली होली मतलब पता है सबको, पवित्र. ग्रेल क्या होता था पुराने समय में? बेसिकली ग्रेल जैसे जीसस क्राइस्ट के टाइम पे इट वाज, आप कह सकते हैं एक तरह का यूटेंसिल था, बर्तन था जिसमें ब्लड सर्व करा जाता था टू ड्रिंक. तो होली ग्रेल उसको कहा जाता है एन इम्पॉर्टेंट पीस, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल. सो होली ग्रेल कहा जाता है एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल. तो ये जो ग्रेल वर्ड है ये आप कह सकते हो हिस्ट्री से ही आया है, क्राइस्ट के टाइम पे यूज होता था. इट was a kind of a, you know, this shaped, ऐसे U shaped जैसे एक बर्तन होता था in which actually blood used to be served. Okay. Then next, you scratch my back, I'll scratch yours. Simple है, तो पढ़ के समझ आ रहा है. आप मेरे साथ करोगे, मैं आपके साथ करूंगा. ठीक है. तो म्यूचुअल फेवर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट या डिसलाइक. रिस्पेक्ट तो नहीं है, म्यूचुअल डिसलाइकिंग नहीं है. अब आ गए दो ऑप्शंस पे, म्यूचुअल फेवर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आप मुझे बताइए क्या सही होना चाहिए? यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स. म्यूचुअल फेवर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? यस, इट्स एक्चुअली फेवर. म्यूचुअल फेवर इसका करेक्ट आंसर है. यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स. मतलब आप मेरे लिए एक फेवर करो तो मैं आपके लिए एक फेवर करूंगा. तो ये हो गया, मेरे लिए काम करो मैं आपके लिए करूंगा, तो ये एक फेवर ही है ना. तो म्यूचुअल फेवर. तो ए इज द राइट आंसर. कुछ कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिनमें कंफ्यूजन रहता है दो ऑप्शंस में. यहाँ पे भी ए और बी काइंड ऑफ पढ़ने में थोड़े सिमिलर ही लग रहे हैं, बट हमने क्या करा है, वी जस्ट कॉट दिस वर्ड फेवर और फिर हमने उसी पे फोकस करके आंसर मार्क करना. नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. अगर आपने हैट पहना हुआ है, एट द ड्रॉप, जैसे ही हैट गिरेगा आप उठाओगे ना. अगर हवा चली और आपका हैट गिर गया तो आप एक सेकंड नहीं लगाओगे, अगर सड़क पे गिरेगा फटाफट उठाओगे. तो क्या हो गया? एनीथिंग व्हिच यू डू विदाउट हेजिटेशन, या फटाफट कर रहे हो. सो विदाउट एनी हेजिटेशन, यस. व्हेन अटेम्प्ट्स फेल्स टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी, जजिंग अदर्स इंटेंशंस, नो. ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन. The next one, ball is in your court. आपका कोर्ट है, बॉल आपके कोर्ट में आ गई तो आपके ऊपर आप शॉट कैसे मारते हो? अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, राइट, बॉल, या आप कोई और सपोज टेनिस खेल रहे हो, सॉरी टेनिस में बॉल होता है, तो अगर आप टेनिस खेल रहे हो, बॉल आपके कोर्ट में आ रही है, सो नाउ इट्स योर कॉल कि आप शॉट को कैसे हिट करोगे ना सामने वाले को डिफीट करने के लिए. तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है नाउ यू हैव द चांस, यू गो फॉर इट. सो बी हैप्पी एट द डांस? नो. इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन. यस, अब आपके ऊपर है डिसाइड करना कि आपको कैसी शॉट मारनी है उस बॉल पे जिससे सामने वाला सीधा आउट हो जाए. द नेक्स्ट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. दो दुनिया है, एक अच्छी दुनिया होती है, एक बुरी दुनिया होती है. आपको सब कुछ मिल रहा है, अच्छा भी बुरा भी. या पर्सनल लाइफ होती है, दो वर्ल्ड्स हैं हमारी लाइफ में. एक लेट्स से मी एज अ टीचर प्रोफेशनल एंड मी एज अ मदर पर्सनल. So I am getting benefits of both, professionally also as well as personally. So best of both worlds का मतलब when you are living in a world where you are ready with everything, you know, to accept everything, advantages, disadvantages, balancing between your professional personal life. So look at the option. A person who is best with all the advantages to take on a task, no. Someone whom everybody likes. Correct answer is B. ऑल द एडवांटेजेस, सारे फायदे लेना, प्रोफेशनल लाइफ को भी इंजॉय करना, पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करना, गेट योर फैमिली ऑल्सो, योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो यू आर टेकिंग ऑल द एडवांटेजेस इन योर लाइफ. नेक्स्ट,
कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अगर कोई ऐसी चीज लो जिसमें आपकी आर्म भी बेचनी पड़ जाए और लेग भी बेचनी पड़ जाए, तो आपने आपको पूरा ही खत्म कर दिया. मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. डू यू रिमेंबर लास्ट सेशन में हमने एक सिमिलर ईडियम करा था? यस, इट वाज अ व्हाइट एलिफेंट, एक्सपेंसिव एंड यूजलेस. सो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है something which is very expensive. So D is the right answer. Next, dirt cheap. ये तो पढ़ के पता चल रहा है, cheap मतलब सस्ता. So dirt cheap का मतलब होता है something which is extremely cheap, जो चीज बहुत सस्ती होती है. तो ये opposite ही हो गया. And cost and arm and a leg का आप कह सकते हो antonym हो गया dirt cheap. Next is shrinking violet. Shrinking violet, वायलेट क्या होता है, श्रिंक क्या होता है बताएं? श्रिंक जैसे कोई चीज सिकुड़ रही होती है, तो श्रिंकिंग वायलेट क्या हो गया? वायलेट यहाँ पर्सन को ही रेफर कर रहा है. ईडियम्स में ये चीजें समझ लीजिए. जैसे पहले एक ईडियम कल्चर वल्चर करा था, तो वल्चर वहां पर्सन को रेफर कर रहा था. तो सिमिलरली यहाँ पर भी वायलेट एक पर्सन को ही रेफर कर रहा है. तो अब आप बताइए श्रिंकिंग पर्सन, लीन, हैप्पी तो नहीं होगा. हैप्पी पर्सन तो श्रिंक नहीं करेगा, या तो सैड होगा, शाय होगा या लीन होगा. यस, द करेक्ट पर्सन आंसर इज अ शाय पर्सन. तो श्रिंकिंग वायलेट कहते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट्स हो गए, टिमिड हो गए, उनको कह सकते हो आप श्रिंकिंग वायलेट. नेक्स्ट, गॉर्डियन नॉट. ओके, गॉर्डियन नॉट बेसिकली होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. आई विल टेल यू द मीनिंग बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्टी है. गॉर्डियन नॉट, अब देखिए नॉट वर्ड को आप ध्यान दीजिए. नॉट क्या होता है? गांठ बांध लेना. तो गांठ अगर आप खोल ही नहीं पाएंगे, सो बेसिकली इट्स डिफिकल्ट ना. गांठ को खोलना इतना आसान नहीं होता, कई बार बहुत ज्यादा टैकी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है टू ओपन इट. सो गार्डियन नॉट का मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. द नेक्स्ट वन इज फॉल इन अ हीप. फॉल इन अ हीप का मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट. यू बेसिकली फॉल इन अ हीप. तो आप गिर चुके हो, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम उठे कहाँ, कैसे, वहां क्या करें क्या ना करें. टू बी एट द मर्सी ऑफ समवन एल्स, नॉट रियली. To lose control of one feeling, to be thinking about someone, no. To be in control of one's own feeling, no. It actually is to lose control of one's own feeling. तो to fall in a heap का मतलब होता है जब आप सबको समझ नहीं आ रहा होता आप क्या करें क्या ना करें, you've just lost control of your own feelings. Next is hand in glove. hand in glove, हाथ और glove कितना पास पास है? तो basically very close to each other, intimate. So working separately, working together, working for someone. Yes, options के हिसाब से working together. तो hand in glove का मतलब होता है साथ साथ काम करना. और इसमें और options भी हो सकते थे जैसे intimate, close to each other. अगर वो options आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या होता है idiom रिपीट कर देता है बट options चेंज कर देता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें और options भी आ सकते थे. Okay students, the last one for today, nip in the bud. bud, फ्लावर से पहले बड होता है ना, तो बड क्या होता है? जस्ट अ ग्रोइंग फ्लावर, जैसे आप कह सकते हो फ्लावर का लिटिल बेबी. तो निप इन द बड का मतलब होता है कोई बात अगर फ्लावर को उगने से पहले ही हम उसको खत्म कर दे, दबा दे, डिस्ट्रॉय कर दे. तो निप इन द बड का मतलब होता है कोई ऐसी इशू, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात जो हमें पता है बाद में बढ़ के बड़ी हो सकती है, तो बेटर है उसको इनिशियल स्टेज पर ही हम खत्म कर दें. प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सिवियर. जिससे पहले कोई प्रॉब्लम बड़ी बने, हम उससे पहले ही उसको दबा दें, उसको खत्म कर दें. सो स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट वंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू. अभी हमारा फोकस वोकैबुलरी पर ही है. सो इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट आई हैव थॉट इज आई विल बी गेटिंग सम फ्रेजल वर्ब्स फॉर यू. अभी हमने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 200 इडियम्स फ्रेजेस कर लिए हैं, राइट, इन 4 सेशंस. तो अब हम थोड़ा सा इससे ब्रेक लेते हैं. आई एम गिविंग यू टाइम टू रिवाइज एंड टू लर्न मोर. अब हम करते हैं phrasal verbs. So in the next session I will be starting with some important phrasal verbs. First again I will be telling you the meaning, और फिर हम past years के भी discuss करेंगे. So till then please revise all the idioms of vocabulary, antonyms, synonyms, idioms and phrases, because these are really going to help you in your upcoming exam. Thank you. जय हिंद. अगर कोई problem है please comment section में लिखिए. I am waiting for your queries. Thank you very much.